हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5, कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम हमारे बिगेस्ट एनर्जी सोर्सेज हैं, जिससे हर कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस जो है स्पेशली इन दोनों जो एनर्जी सोर्सेज हैं उनके ऊपर डिपेंड है। कोल और पेट्रोलियम दोनों से ही इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा रोल इनका होता है, और इनका जितना ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है उतना ही उस कंट्री को जो है वेल डेवलप्ड माना जाता है। ठीक है, यानी कि किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसकी इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करती है, और वहाँ की इंडस्ट्री जो है वो कोल एंड पेट्रोलियम के ऊपर डिपेंड करती है। अब देखिए, कोल एंड पेट्रोलियम से बात करें उससे पहले हम थोड़ा सा नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। नेचुरल हमें हर चीज़ हमारे यूटिलाइजेशन की वो सबकी सब कहाँ से मिलती है? नेचर से ही मिलती है। तो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारी और मैं यूँ कहूँ कि सब चीज़ें ही हमें नेचर से मिलती है। एयर, वाटर, फूड, सब कुछ हमें नेचर से मिलता है, और इन सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज के नेचर जानते हैं। इन नेचुरल रिसोर्सेज को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इन एग्जॉस्टिबल, ऐसे जिनको जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं या जो कभी खत्म नहीं होते हैं, हमेशा अर्थ के ऊपर डिपेंड रहेंगे, हमेशा अर्थ के ऊपर रहेंगे, आप इनको फिनिश नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल सनलाइट। सनलाइट को आप कभी भी फिनिश नहीं कर सकते। जब यूनिवर्स खत्म होगा, पूरा सोलर सिस्टम खत्म होगा, उसके बाद ही ये खत्म होगी। और एयर उसी के साथ है, एयर जो डिपेंड करती है वो भी सनलाइट से डिपेंड करती है। विंड जो चलती है, एयर की फॉर्म विंड, वो भी जो है सनलाइट की। तो इनसे मिलने वाली एनर्जी जो है वो कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। और इसी वजह से एनर्जी के लिए ह्यूमन की जो सबसे बड़ी रिसर्च चल रही है वो सनलाइट पे चल रही है। सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और उनसे जो है एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है। इसके अलावा विंड मिल्स लगाई जा रही है, और विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है। ठीक है, तो ये सबसे बड़े सोर्स है हमारे अर्थ में, बट इनको यूटिलाइज करने की कोई टेक्निक अभी हमारे पास, विशेष टेक्निक अभी हमारे पास नहीं है। दूसरा, एग्जॉस्टेबल सोर्सेज जो खत्म हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें फॉरेस्ट आते हैं, वाइल्ड लाइफ आती है, कोल आते हैं, पेट्रोलियम आते हैं, जिनको हमें पढ़ना है वो भी इसी के अंदर आते हैं। इसको भी हमने जो है, ये सब जो है एक ना एक दिन इनकी जो है लिमिट होती है, और एक समय ऐसा आएगा कि ये सब के सब क्या हो जाएंगे? फिनिश हो जाएंगे। इसलिए एग्जॉस्टेबल सोर्सेज इनको कहा जाता है। ये कभी खत्म नहीं होंगे, इसलिए इन एग्जॉस्टेबल सोर्सेज इनको कहा जाता है। अब इनको भी 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। एग्जॉस्टेबल जो खत्म होने वाले हैं इनको रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल जो सोर्सेज होते हैं ये इनको हम दोबारा बना सकते हैं। जैसे फॉरेस्ट खत्म हो गए, जंगल खत्म हो गए, तो आप क्या करेंगे? फिर से जंगल लगा सकते हैं, नए पेड़ पौधे लगा सकते हैं, नई तरह की क्रॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ है, इसको भी आप बचा सकते हैं। कुछ पूरी वाइल्ड लाइफ खत्म होगी तो दोबारा आप स्टेबल कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ को। तो ये रीन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, यानी कि एक बार खत्म होने के बाद दोबारा आप बना सकते हैं। ये दूसरे जो होते हैं कोल एंड पेट्रोलियम, ये ऐसे सोर्सेज हैं जिनको बनने में बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, और इस वजह से इनको हम दोबारा नहीं बना सकते। बनाने में बहुत लंबा समय लगता है, उतना समय हमारे पास है। तो इस तरह के जो सोर्सेज हैं इनको नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज कहते हैं, यानी कि जो एक बार फिनिश हो गए तो आप इनको दोबारा नहीं बना सकते। ठीक है, अब हम इस चैप्टर के अंदर हमें इनको ही हमें पढ़ना है, क्योंकि यही हमारी मेन बैकबोन है हमारे कंट्री की, हमारे देश की, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन की। कोल एंड पेट्रोलियम, इन्हीं से जो है हमारी सारी इंडस्ट्री चलती है, और इन्हीं से जो है हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो अपडेट रहती है। इन दोनों को हम कंबाइनली फॉसिल फ्यूल के नाम से भी जानते हैं। फ्यूल तो आप जानते हैं, फ्यूल क्या होता है कि जिसको हम एनर्जी सोर्स के रूप में हम यूज करते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स के बारे में बताइए, क्या होते हैं फॉसिल्स? देखिए, फॉसिल्स अर्थ की जो एज है वो 4.5 अरब ईयर है लगभग, या उससे भी ज़्यादा हो सकती है, ये आइडिया है। ठीक है, या इनके 450 बिलियन
450 बिलियन के आसपास है। इतनी इसकी एज है अर्थ की, और उस समय अर्थ बनी उसके बाद में बहुत सारे चेंजेस अर्थ के ऊपर हुए और कई तरह के रिवॉल्यूशन इसके ऊपर अर्थ के ऊपर हुए। उन रिवॉल्यूशन को ग्रेट ज्योग्राफिकल रिवॉल्यूशन के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? देसी भाषा में प्रलय आना। क्या ना? प्रलय आना। अर्थ के ऊपर कई ऐसा कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि 4 टाइम जो है प्रलय आ चुका है। अर्थ के ऊपर सारे ऑर्गेनिज्म बने और वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म फिनिश हो गए और फिर से इनिशियल स्टेज से सारे ऑर्गेनिज्म बने। बट कोल एंड पेट्रोलियम को जो ऐसा माना जाता है कि 3 मिलियन ईयर्स है जो अर्थ के ऊपर बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे। उन डेंस फॉरेस्ट होंगे तो उसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स भी होंगे, प्लांट भी होंगे, बहुत सब चीजें होंगी उसके अंदर। तो वो सब चीजें वहाँ पर थी, डेंस फॉरेस्ट थे, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म उनके अंदर थे और उस समय ग्रेट बैरियर रिवॉल्यूशन हुआ, यानी प्रलय आया बहुत बड़ा। और प्रलय आने से ये डेंस फॉरेस्ट जो है सोइल के अंदर भूकंप आया, वहाँ अर्थक्वेक आया होगा या फिर क्या कहें और भी डिजास्टर्स जो होते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स, वो उस तरह का कोई डिजास्टर्स आया होगा, फ्लड आया होगा, तो सारे के सारे जो प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, वो सब के सब सोइल के अंदर दब गए और धीरे धीरे उनके ऊपर लेयर चढ़ती गई और दे सैंक डीपर एंड डीपर। डेंस फॉरेस्ट बरीड इन द सोइल के अंदर दब गए और वो गहराई में दबते हुए चले गए, जिससे उनके ऊपर जो है प्रेशर बढ़ता चला गया और प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर भी बढ़ता चला गया और टेम्परेचर बढ़ने और प्रेशर बढ़ने दोनों बढ़ने से कार्बोनाइजेशन की प्रोसेस होना शुरू हो गई। अब वहाँ पर क्या हो गई, यानी कार्बन के अलावा जो दूसरे कंपाउंड थे वो वहाँ से अलग होना शुरू हो गए और केवल क्या बचा, कार्बन वहाँ पर बचा। ठीक है, और इन सब से कार्बोनाइजेशन की प्रोसेस में सबसे पहले क्या बना, कोल बना। कोल में भी जो है अलग अलग इनिशियल जो कोल होता है, पीट होता है, लिग्नाइट होता है, बिटुमिनस होता है, देन एंथ्रासाइट होता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप करते हैं, इनको टाइम लगता है। सबसे पहले पीट बनता है जो सबसे लो क्वालिटी वाला होता है, सबसे घटिया जिसे हम बोलते हैं। फिर लिग्नाइट होता है, थोड़ा सा ठीक क्वालिटी उसकी हो जाती है, हमारे इंडिया में ज़्यादा लिग्नाइट मिलता है। और फिर और जो ज़्यादा समय होता है फिर उससे बिटुमिनस बनता है और फिर लास्ट में एंथ्रासाइट बनता है। तो और जब एंथ्रासाइट बन जाता है तो पता है अगर ये प्रेशर कंटिन्यू बढ़ता जाएगा फिर क्या बनेगा, उससे पेट्रोलियम बनेंगे। अगर ये प्रेशर और ज़्यादा कार्बोनिक फैलेगा तो फिर उससे टार बनेगा। सबसे पहले आप देखिए कोल से क्या बन रहा है, टार डामर जानते हो ना, डामर सड़क पे बिछाने का डामर, वो डामर बनता है। उसके ऊपर प्रेशर बढ़ने से, उस डामर के ऊपर प्रेशर बढ़ने से फिर ऑयल बनता है, गाढ़ा गाढ़ा, काला काला। फिर उसके ऊपर और प्रेशर बढ़ने से डीजल बनता है, क्या बनता है। फिर उसके ऊपर और प्रेशर बढ़ने से केरोसिन बनता है। फिर और प्रेशर बढ़ने से पेट्रोल बनता है। फिर और प्रेशर बढ़ने से एलपीजी बनती है। पेट्रोल से एलपीजी बनती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और फिर और प्रेशर बढ़ने से सीएनजी बनती है। क्या बनती है? तो सीएनजी बनने में ये प्रोसेस तो यही है, अलग अलग टाइम मिलता है। फिर हम जमीन के अंदर खोदते हैं तो किसी जगह पर हमें कोल माइंस मिल जाती है, जिनको कम समय हुआ है वहां पर क्या मिल गई, कोल माइंस। जिनमें ज्यादा समय हो गया वहां क्या मिल गया, क्रूड ऑयल्स मिलना शुरू हो गया। बट ये सब के सब सिंगल प्रोसेस है और इन सब एक ही प्रोसेस में ये बनते हैं और इस वजह से इन सबको हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर इस कोल को अभी माइंस को अगर खोदा नहीं गया होता तो 100-200 मिलियन ईयर्स के बाद में ये पेट्रोलियम में बदल जाती। बट हमने पहले खोद लिया इनको, पहले खोद के कोल की फॉर्म में निकाल लिया, उसका यूटिलाइजेशन कर दिया। अगर नहीं खोदा होता तो क्या होता, ये पेट्रोलियम में, डीजल में, सीएनजी में, एलपीजी में, इन्हें सब में बदल जाती, क्रूड ऑयल की फॉर्म में हमें मिलती। ठीक है, बट हमने पहले इनका यूटिलाइजेशन कर लिया था तो अब तो इनके रास्ते बंद हो ही गए। अभी भी बहुत गहराई में जो है कोल माइंस के अंदर जो है, आपने देखा होगा टीवी के अंदर, कोल माइंस जो है बहुत गहरी होती है और वहाँ से जो है कोल निकाला जाता है कंटिन्यूसली। ठीक है, तो हम फॉसिल फ्यूल में सबसे पहले अपन बात करेंगे कोल की। कोल जो है
सबसे इम्पोर्टेंट वर्तमान में जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है एनर्जी सोर्स है, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है कोल के ऊपर डिपेंड करती है। बहुत हार्ड स्टोन की तरह ये होता है, आपने देखा हो ब्लैक कलर का पत्थर का टुकड़ा जैसा होता है जो ब्लैक कलर का होता है। और ये जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जो है इसका यूटिलाइजेशन होता है। साथ में इंडस्ट्री के साथ साथ ट्रेन चलाने में भी पहले जो है कोक का यूज होता था। आजकल तो कोल वाले इंजन आपने बंद देखे होंगे, आपने शोले फिल्म देखी थी? शोले में धर्मेंद्र डालता है वो भर भर के, जो गदर देखी हुई गदर के अंदर जो है वो पहले उस तरह के इंजन हुआ करते थे जिसमें कोल भर भर के डालते थे, जितना ज्यादा कोल डालते थे इंजन उतना तेजी से भागता था। तो बट ये जो होते हैं कोल जो होता है ये जब जलता है तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन ये प्रोड्यूस करता है। CO2 बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है, और साथ में जो है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल ये रहता है। अब हम बात करते हैं